Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, last session में हमने किस बारे में डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और कितने सेक्टर्स के बारे में हमने जाना था? हमने जाना था 3 सेक्टर्स के बारे में, राइट? वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब जो डिटेल्स में हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में बात की थी, उसे आज हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ऐसे आपके जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में है, वो दिया हुआ है कि कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि आप इन तीनों सेक्टर्स को क्या करते हैं? कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अलग अलग तरह के काम अलग अलग जगह में होते हैं। अब प्रॉब्लम आया कि अगर हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, और जो गुड्स है, क्योंकि पहले क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर्स में आता है, देन सेकेंडरी सेक्टर्स एंड देन टर्शियरी सेक्टर्स क्या करते हैं? उन दोनों को हेल्प करते हैं, राइट? तो अब अगर तीनों को हम, जो गुड्स का प्रोडक्शन है, उनका जो कॉस्टिंग है, वो अगर ऐड ही ना कर पाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना कॉस्टिंग पड़ा है, कितने प्राइस पड़े हैं? तो उस हिसाब से हम कैसे रेट रखेंगे, राइट? अगर हम जानेंगे ही नहीं तो क्या हुआ ना कि जो गुड्स है, जो फाइनल गुड्स है, मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर्स से सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर हेल्प करके जो फाइनल गुड्स बनते हैं, हमने सोचा कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है, हम उसे काउंट करें। सो क्या है कि कंपेयरिंग द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे रिकॉर्ड्स रखें, सारे एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स रखें। देन क्या होता है, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल में क्या सोचा गया कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसी को क्या करेंगे? उसी को हम उसी का रिकॉर्ड रखेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ अगर उसी का फाइनल गुड्स का रिकॉर्ड रखे तो बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स कहाँ जाएगा, राइट? आप लोग जरूर ये सोचेंगे। तो इसका भी एक सल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं क्या सल्यूशन है। देखिए, सोचिए कि आप एक केक बना रहे हो, राइट? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? एक केक है। नाउ अब केक में क्या लगता है? फ्लावर लगता है, राइट? मैदा लगता है, चीनी लगती है, तेल लगती है, दूध लगती है, और बहुत सारी चीज़ भी लगते हैं जैसे बेकिंग पाउडर, सोडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फाइनल गुड क्या है आपका? फाइनल जो प्रोडक्ट है वो केक है। जो हम काउंट करेंगे, जो हम जिसका रिकॉर्ड रखेंगे, वो किसका रखेंगे? वो केक का रिकॉर्ड रखेंगे। अब आप सोचोगे तो मैदा, चीनी, तेल, दूध, ये तो वेस्ट हुआ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। लेकिन मतलब बनता है। मैं बताती हूँ कैसे। अब अगर आप 1 पॉइंट मैदा को देते हैं एंड 1 पॉइंट केक को देते हैं, राइट? 1 पॉइंट क्या होता है? चीनी को देते हैं, फिर से 1 पॉइंट क्या करते हैं? शुगर को, केक को देते हैं। ऑयल एंड मिल्क सेम तरीके से, एंड देन अगेन यहाँ। सो टोटल क्या हो गया कि मैदा यहाँ पे भी काउंट हुआ, यहाँ पे भी काउंट हुआ, चीनी यहाँ पे भी काउंट हुआ, यहाँ पे भी काउंट हुआ, तेल भी यहाँ काउंट हुआ, केक में भी काउंट हुआ, एंड मिल्क भी क्या होता है? इंडिविजुअल भी काउंट हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट में भी काउंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स है वो क्या हो रहा है? डबल काउंट हो जा रहे हैं, विच इज नॉट राइट, राइट? तो क्या हो रहा है कि हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही काउंट करेंगे। अगर हम सिर्फ केक को काउंट करते हैं तो क्या होता है? इसमें क्या आता है? मैदा भी आ जाता है, चीनी भी आ जाता है, तेल भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, जो कि क्या है? बिस्किट के बारे में, ठीक है? तो बिस्किट भी क्या होता है? फ्लावर से बनती है, उसमें चीनी लगती है, उसमें तेल लगती है, राइट? तो लेकिन हम लोग चीनी, फ्लावर, तेल को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। हम लोग क्या काउंट करेंगे? हम लोग सिर्फ बिस्किट को काउंट करेंगे, बिकॉज वो इंडिविजुअली चीज मिलकर क्या बन रही है? बिस्किट्स बन रही है। अब
तो ये समझ में आ गया कि आपको कैसे हम कॉस्टिंग इसका निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, फाइनल गुड्स से निकाल रहे हैं। नाउ अब जो इसको ऐड करके, सारे गुड्स को ऐड करके जो हम कॉस्टिंग बना रहे हैं वो क्या हो जाता है, वो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी, अब the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year. Now GDP, G is gross, ठीक है, पूरे साल को मिलाकर, पूरे ईयर में मिलाकर जितना प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक? डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज डोमेस्टिक, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको जो भी कॉस्टिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम, जो भी इनकम पूरे कंट्री में होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। The sum of production in the three sectors gives what is called gross domestic product. जैसा मैंने कहा gross domestic product क्या होता है कि तीनों सेक्टर्स में मिला के जो फाइनल गुड्स होते हैं उसके अर्निंग, उसके खर्चे और उसके जो प्राइसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जिस कंट्री का जितना हाई है वो कंट्री उतना ही रिच होता है। अब आपके घर पे अगर 4 मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है, आपका घर क्या हो गया, डोमेस्टिक हो गया, ठीक है। एक साल में अगर आपके घर पे 4 लोग इनकम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टोटल अमाउंट जिस घर पे 2 लोग इनकम कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि जो आपका घर है वो ज़्यादा रिच होगा। वैसे ही हमारे कंट्री में जिसका GDP जितना हाई होता है वो कंट्री क्या होता है, उतना ही रिच होता है। दिस मेक्स सेंस, राइट। सो यस, GDP जिसका जितना हाई वो कंट्री उतना रिच। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा, GDP क्या होता है एंड हम कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं या फिर हम कैसे अर्निंग निकालते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स का। तो हम अलग अलग क्या करते हैं, गुड्स को अलग अलग, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सबको क्या अलग अलग नहीं करते हैं। हम जो फाइनल गुड्स हैं उसी को काउंट करते हैं एज 1 पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, उसी में जो सब्सिडरी गुड्स हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से जो आया है, सेकेंडरी सेक्टर से जो आया है, टर्शियरी सेक्टर से जो इंक्लूड हुआ है वो क्या हो जाता है, सारे चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं उस फाइनल गुड्स में। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, हिस्ट्री से बहुत पहले टाइम से कैसे करके सेक्टर्स पे चेंज आए हैं वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले क्या था, कोई भी कंट्री जो आज रिच है, कोई भी कंट्री सबसे पहला जो उसका सेक्टर था वो क्या था, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्राइमरी सेक्टर से ही स्टार्ट होता है। आज अमेरिका इतना रिच कंट्री है बट उन्होंने भी सबसे पहले उनका प्राइमरी सेक्टर ही था, क्या था, सारे लोग फार्मिंग करते थे, बहुत मास प्रोडक्शन में फार्मिंग होता था। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, ये सब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्स से मिलती है, माइनिंग वगैरह। सो सबसे पहला जो सबसे प्रोडक्शन जिसका हाई था वो क्या था, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हाई था। हमारे यहाँ पे भी पहले क्या करते थे, हर कोई मैक्सिमम लोग क्या करते थे, कहाँ पे काम करते थे, खेती करते थे, राइट, फार्म्स में काम करते थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर। अब एग्रीकल्चर में क्या हो गया कि बहुत अलग अलग, बहुत नए नए तरीके के चीज़ें इन्वॉल्व होने लगी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स। तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने लगा, बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा। अब क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश होने लगा तो लोगों के पास पैसे आने लगे। अब लोग क्या सोचने लगे कि हम एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ
कर सकते हैं। दूसरे फील्ड्स में भी वो क्या हो गया, वो जॉब ढूंढने लग गए, विच इज़ योर थर्ड पॉइंट। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स बढ़ गए, क्राफ्ट पर्सन बढ़ गए, तो क्या हो गया, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर से प्रॉस्परस हुआ एग्रीकल्चर, तो क्या हो गया, उनके पास पैसा आ गया। अब वो क्या है, क्राफ्ट पर्सन भी बन सकते हैं, ट्रेडर्स भी बन सकते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए उनको एक जरिया मिल गया। ठीक है, नाउ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जितने ट्रेडर्स बढ़ेंगे, क्राफ्ट पर्सन बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होगा, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। सो क्या आप देख सकते हैं प्राइमरी से कैसे सेकेंडरी में आए, तो सेकेंडरी क्या है, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है, राइट, जहाँ पे प्रिपरेशन होता है, मैन्युफैक्चर होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में कैसे आया, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होने लगा। नाउ अब जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा, तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, एंड एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ने लगा तो क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर में भी ग्रोथ आ गया। और अब क्या है, मोस्टली सब टर्शरी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, बिकॉज टर्शरी सेक्टर में क्या है, मनी है। एजुकेशन फील्ड, बैंकिंग फील्ड, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी सेक्टर्स, ये सब क्या है, टर्शरी सेक्टर के अंडर में आ जाता है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होती है। एक फार्मर आप घंटे के 9-10 घंटे काम करके जितना कमाता है ना, उससे डबल से डबल टर्शरी सेक्टर में, बैंक में बैठकर एक इंसान कमाता है, राइट। तो क्या है, लोग ऑब्वियसली कहाँ काम करना चाहेंगे, टर्शरी सेक्टर में काम करना चाहेंगे। और एक इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी या फिर कोई भी इकोनॉमी जो फ्लरिश करती है, जो डेवलप होती है, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हाथ किसका होता है, टर्शरी सेक्टर में। तो ये हो गया आपका चेंज इन सेक्टर्स, बहुत पुराने टाइम से अभी कैसे डेवलप हो रहा है कंट्री। ठीक है, तो हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो क्या है कि जो कंट्रीज डेवलप भी हो गए हैं ना, वो लोग भी प्राइमरी सेक्टर से पहले सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हुए, देन सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुए। एंड कैसे हुआ ये चीज़, ये इस प्रोसेस से हुआ। ठीक है, सो आई होप जो आज का सेशन था आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। एंड आई होप आप लोग ये एंजॉय कर रहे हो वीडियोस, जो मैं आपको जिस भी टॉपिक के बारे में समझा रही हूँ, आई होप वो क्लियर हो रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।